हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मास्टर कैडर, टीजीटी, पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़, धमाकेदार सीरीज़। आज हम उसका लेकर आए हैं पार्ट 6। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 जी। अब सबसे पहले तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। नेहा रानी, एमएससी मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6, TIET थापर इंस्टीट्यूट PhD एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 1। एंड इसके अलावा मैंने कई PhD एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे कि CU CET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SCT 5। एंड आई हैव मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स जी। हम लेकर आए हैं 2016 पंजाब मास्टर कैडर का क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ फुल डिटेल सॉल्यूशंस, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जी। बिल्कुल आप सब ने सही सुना, टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप सब इतने लेंथी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकें मेरे साथ। तो चलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि इसके पहले जो 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी उनमें कवर कर चुके हैं हम 25 क्वेश्चंस। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझ सकते हैं जी। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन पेपर मास्टर कैडर 2016 का पंजाब का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 26th क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया है जी। बिल्कुल अच्छी बात है जी, पूछ ले, हमें क्या, हमें तो आंसर बताना है। cos x dy/dx प्लस y sin x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब आप सब ने ग्रेजुएशन में ना डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ्स पढ़ा होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। उसमें हमने एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है इस फॉर्म की, dy/dx प्लस pxy इज इक्वल्स टू qx, जहाँ ये px और qx क्या हैं, px एंड qx आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली, सिर्फ x के फंक्शंस होने चाहिए। और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत अच्छे से इजीली निकल कर आ जाता है, e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ px फंक्शन dx विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। अब देखो जी, जो हमें इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही है आप सबको। ध्यान से देखिए, cos x हमारे पास क्या है, cos x, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी, cos x dy/dx प्लस y sin x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मुझे cos x दिख रहा है dy/dx के साथ, बट जो हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy/dx का कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ पर मुझे 1 बनाना पड़ेगा। तो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया, dy/dx प्लस y sin x ओवर cos x इज इक्वल्स टू 1/cos x। ठीक है जी, समझ आया क्यों किया मैंने cos x से डिवाइड, क्योंकि मेरी ये जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, एक सेकेंड लेट मी हाईलाइट दिस वन, ये जो मेरी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, दिख रही है आपको, dy/dx प्लस pxy इज इक्वल्स टू qx। इस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास dy/dx का कोफिशिएंट 1 था, इसीलिए मैंने यहाँ पर cos x से सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब देखिए जी क्या बन गया, dy/dx प्लस साइन x ओवर cos x tan x y इज इक्वल्स टू 1/cos x secant x। अब दिख रही है कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर मेरा px फंक्शन क्या आ गया, tan x, जो कि y का कोफिशिएंट है। यहाँ पर मेरे पास y का, ये देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, tan x, तो ये मेरा px फंक्शन हो गया। अब इज इक्वल टू मेरे पास कौन सा फंक्शन है, secant x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, qx फंक्शन। तो चलिए जी, ये हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dy/dx प्लस tan x y इज इक्वल्स टू secant x। अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बिल्कुल आसान है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ px क्या है मेरा फंक्शन, tan x dx
हाँ जी, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ सीकेंट x, log ऑफ सीकेंट x। अब e फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log फंक्शन, ये तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सीकेंट x। जी बिल्कुल, आप सबने सही सुना, हमारा आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, सीकेंट x, हमारा सी ऑप्शन इज द आंसर। कुछ भी नहीं करना था, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी थी, उसके साथ कंपेयर करके मैंने यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट की, पी एक्स फंक्शन निकाला, पी एक्स फंक्शन निकल गया, क्यू एक्स निकल गया, उससे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी, यहाँ पर जैसा कि हम हर पार्ट में हमारे कर रहे हैं हमारी सीरीज़ के, इंपॉर्टेंट थिंग्स नोट डाउन करना कभी मत भूलिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी थी कि हमारी जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy by dx प्लस pxy इज इक्वल्स टू qx, वेयर px एंड qx आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली। तो इस केस में हमारे पास सीधा ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आ जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये याद रखना था बस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छे से निकल गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमारे पास इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, बिल्कुल कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछ ले जो पूछना उसने। हम इस इक्वेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लें, फिर हम इसको क्वेश्चन को अभी के अभी विद इन सेकेंड्स क्रैक कर देंगे, विद इन सेकेंड्स क्रैक कर देंगे जी। ये देखो, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट कब होगी। अब देखो, ये हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। मसाले याद आ गए, मसाले होते हैं ना वो MDH मसाले, जी ये वो नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर m एंड n आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। ठीक है जी, m एंड n फंक्शंस ऑफ x एंड y होंगे। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है, इफ एंड ओनली इफ कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n अपॉन कर्ल x। अगर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब देखिए जी, अब हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें देखो, हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, स्टैंडर्ड में जो dx का कोफिशिएंट है वो m है, तो इसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो, मेरा m फंक्शन क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। नोट डाउन करते हैं, मेरा m फंक्शन क्या निकल कर आ गया, x प्लस एक्स रेज टू पावर 8 प्लस ए वाई स्क्वायर। अब जो मेरी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें डी वाई का कोफिशिएंट n है, उसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो मेरा n फंक्शन क्या निकल कर आ गया, मेरा n फंक्शन निकल कर आ गया y रेज टू पावर 8 माइनस वाई प्लस बी एक्स वाई। बस अब तो कहानी खत्म हो गई हमारी, तो हमारा तो क्वेश्चन क्रैक हो गया। m का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करो जी, कितना आ गया, x वाला फैक्टर तो सारा कांस्टेंट हो गया क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया। ये बचा, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2ay। अब n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करो जी, अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y वाला तो सारा कंपोनेंट ये जो है इसका तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव तो 0। ये बचा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया, ये। अब इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, अगर कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n अपॉन कर्ल x हो जाए। अब देखो जी, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करके मेरे पास क्या आ गया, 2ay इज इक्वल्स टू बी वाई। हाँ जी, y और y कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 2a। ये रहा हमारा आंसर। तो क्लियर है जी, हमारा आंसर क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 2a, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप सबको क्लियर है, कुछ भी नहीं करा, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, उससे कंपेयर किया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा के हमारे पास ये जो यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो यहाँ पर कंडीशन पड़ी थी, इस कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ गया। बस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। क्लियर जी। चलिए, अब हमारी
आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने सीखा क्या इस क्वेश्चन से, हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ एम और एन ये दोनों क्या हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ एम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू एन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको ध्यान में रखना था। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ, ग्रेजुएशन का स्पेक्ट्रम का मैथ है, उसमें भी है ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 28वां क्वेश्चन, पर्टिकुलर इंटेग्रल बताना है जी, पी आई पर्टिकुलर इंटेग्रल किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करो, ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऑक्सिलरी मतलब कैपिटल डी मान लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव को कैपिटल डी ऑपरेटर हमने मान लिया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स। ये हमारा क्लियर है। यहाँ पर कैपिटल डी ऑपरेटर अच्छे से देखो, ये यही निकल कर आ गया ना, डी स्क्र बाय डी एक्स स्क्र, मेरा डी स्क्र क्या चला गया, डी स्क्र बाय डी एक्स स्क्र। तो मैंने यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ये वाली, तो मेरा ये निकल कर आ गया। आई होप यहाँ पर आप सबको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं किया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए जो ये वाला फैक्टर है ना, इसे दूसरी साइड ले जाओ, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है जी। अब जब भी आपके पास साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, तो डी स्क्र को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस ए स्क्र। ये नोट डाउन करने वाली बात है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी आपके पास राइट हैंड साइड फंक्शन साइन ए एक्स या कोस ए एक्स है, तो आपको डी स्क्र इक्वल टू माइनस ए स्क्र पुट करना है। अब देखो जी, यहाँ पर पुट करके देखो नीचे, तो नीचे तो 0 बन गया, तो ये तो वैलिड नहीं है, ये तो नीचे 0 बन गया ना। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं हम, केस ऑफ फेलियर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, केस ऑफ फेलियर। इस केस में साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के केस में, इस केस में अब क्या करना है, आपको दोबारा से कोशिश करनी है। और दोबारा से कोशिश कैसे होगी, केस ऑफ फेलियर के केस में ये देखिए आपको क्या करना है जी, कुछ भी नहीं, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, साइन ए एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, और एक सेकेंड दोबारा लिखते हैं इसको, साइन ए एक्स ऐसे ही रहेगा, नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑपरेटर डेरिवेटिव कर दो, जो नीचे हमारा एक्सप्रेशन पड़ा है ना, उसका विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव कर दो। तो अब देखो जी क्या आ जाएगा, इसको हम अलग से बॉक्स में रख लेते हैं। नीचे देखो जी अब क्या आ जाएगा, एक्स साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू डी ऑपरेटर डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या आ गया 2d, 2 बाहर निकाल लेते हैं, साइन ए एक्स अपॉन डी। अब d क्या था हमारा, यहाँ पर देखो ये d डेरिवेटिव था, तो यहाँ पर 1/d है, तो 1/d क्या आएगा, मेरा इंटीग्रेशन होगा ना, तो 1/d मेरा क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो x/2 इंटीग्रेशन बन गया साइन ए एक्स का। अब देखो जी, अब इसको सोल्व करना है, बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है जी, खत्म हो चुका है क्वेश्चन हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना हम ऊपर क्लीन कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, ताकि हमको स्पेस मिल जाए लिखने के लिए जी। यहाँ पर देखो, तो हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल अब क्या आ गया, x/2, ये मैं यहाँ से यहाँ आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स। हाँ जी, x/2 साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स ओवर ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस x/2a कॉस ए एक्स। जी आप सबको दिख गया होगा जी, बिल्कुल दिख गया होगा, ए ऑप्शन इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। कुछ भी नहीं करा हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, पहले ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट किया उसको, फिर राइट हैंड साइड में हमने देखा कि हमारे पास साइन ए एक्स कोस ए एक्स पड़ा था, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट किया पर्टिकुलर इंटेग्रल के एक्सप्रेशन में। बट नीचे क्या हो गया, हमारे पास केस ऑफ फेलियर आ गया, तो उस केस में क्या किया हमने, बाहर एक्स से एक बार मल्टीप्लाई किया और नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव कर दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव करने पर 2d आ गया, 2 बाहर आ गया, तो जो 1/d था
वो मेरा क्या चला गया, इंटीग्रेशन चला गया, इंटीग्रेशन चला गया जी। फिर उसके बाद हम घूम के यहाँ आ गए, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था, ऊपर हमने क्लीन किया, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन पड़ा था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने कर दिया जी, माइनस कोस ए एक्स बाई, तो हमारा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर इज माइनस एक्स बाई 2a कोस ए एक्स। आंसर हमारा निकल कर आ गया। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा का सारा क्वेश्चन, कुछ भी डाउट नहीं था इसमें। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें जो थी वो याद रखनी थी। क्या था, एक तो ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करना ना भूलें, जिसमें डी ऑपरेटर क्या होगा, डेरिवेटिव का ऑपरेटर होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर राइट हैंड साइड में आपके पास साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स पड़ा है, तो जो पर्टिकुलर इंटेग्रल का आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा, नीचे जो डी ऑपरेटर की फॉर्म में फंक्शन होगा, उसमें आपको डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। एंड इन केस, अगर केस ऑफ फेलियर आ गया, केस ऑफ फेलियर मीन्स ऊपर कुछ तो एक्सप्रेशन पड़ा है, नीचे क्या बन गया, जीरो बन गया, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करने पे, तो कुछ नहीं करना, बाहर एक्स से मल्टीप्लाई करो, ऊपर जो एक्सप्रेशन है ठीक है जी, नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव कर दो उस फंक्शन को, डी के फंक्शन को, बस फिर आपका आंसर निकल आएगा। अगर फिर से केस ऑफ फेलियर बन गया तो फिर एक्स से एक बार मल्टीप्लाई करो, नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव फिर से कर दो, तो इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है निकल कर आ जाएगा। ऊपर आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो तो एज इट इज़ आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये हमने ऊपर तो जी, ऊपर तो जो भी है, ऊपर तो चाहे साइन एक्स पड़ा है या कोस एक्स पड़ा है, जो भी फंक्शन पड़ा है ऊपर तो वो एज इट इज चलता जाएगा। नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव आपको करना है, ये मैं कह रही हूँ, नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव करना है। ऊपर तो जो साइन एक्स पड़ा है या कोस एक्स या इनका कोई भी एक्सप्रेशन पड़ा है वो पड़ा रहेगा, ठीक है जी। और इन केस ऑफ फेलियर क्या करना है आपको, एक्स से बाहर मल्टीप्लाई करके नीचे विद रिस्पेक्ट टू डी डेरिवेटिव, ये मैं कह रही हूँ। बट ज़रूरी नहीं है कि केस ऑफ फेलियर बने, हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही जब आप डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करें तो फाइनाइट आंसर आ जाए। तो अगर नीचे केस ऑफ फेलियर में नीचे जीरो बन रहा है, तभी आपको एक्स से मल्टीप्लाई करके नीचे डेरिवेटिव करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है जी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 29वां क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है या बेसल या सी ऑप्शन लेगियर इक्वेशन, आई एम सो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग फॉर दिस, एंड लास्ट ऑप्शन इज हीट इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन है जी, ये देखिए, ये हमारे पास बच्चों और कोई नहीं बल्कि एक सेकेंड अभी दिखेगा चमत्कार, अभी दिखेगा। अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दिख रही है जहां लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन है बच्चों, स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू 1, क्योंकि लैम्डा कोई भी कांस्टेंट था। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो जी, तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने बच्चों, तो हमें 29वां क्वेश्चन हमारा क्रैक होता हुआ दिख गया जी। यही पूछी है ना, यही डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूछी है। तो ये मेरी क्या है, बेसल इक्वेशन है बच्चों, बेसल इक्वेशन, एंड वी हैव क्रैक्ड द क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। बेसल इक्वेशन है जी। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 दी हुई थी तो हमारा क्वेश्चन क्रैक हो गया। अगर सपोज लैम्डा 2 होता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 दिखता, अगर लैम्डा 3 होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 दिखता। क्यों? क्योंकि लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना था। उसने क्वेश्चन में कौन सा कांस्टेंट लिया था, लैम्डा 1 लिया था, तो लैम्डा 1 से हमारी इक्वेशन हमें दिख गई। तो ये क्या थी, हमारी स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सबको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन करने वाली कौन सी बात थी, नोट डाउन करने वाली बात ये थी कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा इज सम कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट इज बेसल्स इक्वेशन। ये हमारी बेसल इक्वेशन है। तो आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जी, ठीक है जी। तो ये हमारी बेसल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई
माइनस एन स्क्वायर वाई, एक सेकेंड यहाँ पर ना आप बच्चों को डाउट ना हो जाए कि मैम ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जीरो है बच्चों, मुझे भी लगा कि यहाँ पर कहीं आप ए ना समझ लें, यहाँ पर जीरो है, ठीक है जी। हाँ, तो ये हमारी कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमारी स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन जी। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर लैम्डा इज सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट इज बेसल्स इक्वेशन। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30th क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ जे एन एक्स डिनोट्स बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है जी। जे एन एक्स हमारा बेसल फंक्शन है, बेसल्स फंक्शन है और फर्स्ट काइंड, ये फर्स्ट काइंड का भी होता है, सेकंड काइंड का भी होता है, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे डिटेल में करते जाएंगे। अब कुछ कुछ दिया हुआ है, मुझे कुछ कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है, पर वो छोड़ो जी, पहले तो फर्स्ट काइंड के फंक्शन की प्रॉपर्टी देखो। इसकी प्रॉपर्टी होती है 2n/x जे एन एक्स इज इक्वल्स टू जे एन प्लस 1x प्लस जे एन माइनस 1x। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड की, ठीक है जी। अब मेरा मन कर रहा है, मैं ना n को 1 पुट करना है मुझको, तो कर लो, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 2/x आ गया, जे एन एक्स इज इक्वल्स टू जे एन प्लस 1x, ठीक है जी। प्लस यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया, जे नॉट एक्स, ये आ गया जी, नॉट एक्स 0x जो भी कह लो आप। तो मेरे पास, मैंने ना इसको इधर लेके आना है, इसको इधर ले आते हैं, तो मेरा जे एन प्लस 1x क्या चला गया, 2/x जे एन एक्स माइनस जे नॉट एक्स। आप समझ रहे हो क्या किया मैंने, ये क्या निकल कर आ गया मेरा, वही तो निकल कर आ गया जो दिया हुआ था। बच्चों ध्यान से देखो, वही निकल कर आया है। और कब निकल कर आया, जब मैंने n को 1 सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब मेरी n की वैल्यू उसने पूछी थी ना, तो n की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दी, तो डी आंसर हमारा आ गया, नन ऑफ दिस। n की वैल्यू 1 पुट करने पे ये मेरा आया। तभी आपने थोड़ा सा गौर किया होगा, मैंने ना n को 1 यहाँ पर भी पुट कर दिया, ये आ गया, यहाँ पर भी पुट कर दिया, ये आ गया। पर मैंने n को, आप ध्यान से देखो, मैंने ना जे एन प्लस 1x में पुट नहीं किया, ये एज इट इज़ पड़ा रह गया मेरा नीचे। क्यों? क्योंकि मुझे ना, मैंने पहले ही देख लिया था कि क्वेश्चन में इक्वेशन किस तरीके से दी हुई है, ठीक है जी। उसने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या किया था, उसने क्वेश्चन में एक तो यहाँ n को 1 पुट किया हुआ था और एक यहाँ n को 1 पुट किया हुआ था, तो वैसे ही मैंने कर दिया। पुट करने को आप यहाँ भी कर दो, यहाँ पर j2x बन जाएगा, पर वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, क्वेश्चन में उसने jn प्लस 1x ही रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं किया। पर कर सकते हो, ये नहीं है कि आधे में कर रहे हैं आधे में नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है। मैंने क्वेश्चन में पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर उसने jn प्लस 1 एज इट इज़ रखा हुआ है, समझ आ गया। तो मेरा n1 सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर आया, तो मेरा डी ऑप्शन इज़ द आंसर, क्योंकि आंसर क्या है मेरा, n की वैल्यू 1। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। आई होप आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, सभी के सभी 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी टॉपिक आपको कोई भी डाउट हो, हम उसे दोबारा कर सकते हैं। कोई भी नई सीरीज़ आपको चाहिए हो, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, वो हम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करें, अपने स्टेटस पर लगाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की भी जल्दी से जल्दी करें। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट डाउनलोड करें और आने वाले मास्टर कैडर, टीजीटी, पीजीटी के सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर दें। इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट CSIR नेट AP लेक्चरर का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जो भी आएगा, तो उनके लिए भी ये सीरीज़ हेल्पफुल है। और इसके अलावा मैं एक और सीरीज़ लेकर आई हूँ, CSIR नेट के PYQs की सीरीज़ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उनमें CSIR नेट, लेक्चर कैडर, AP के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।